नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अरविंद यादव। आज हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम की प्लानिंग और स्टडी कैसे करें और उसके बारे में हमारा क्या प्लान होना चाहिए स्टडी का, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड दिस इज़ माई इंस्टा ID, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे संगीत, नाटक और चित्रकला सब्जेक्ट के बारे में, जो 50 मार्क का आएगा, उसमें 2 क्रेडिट होंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो सिलेबस ये तृतीय सेमेस्टर में है, संगीत, नाटक और चित्रकला, और जिसके यूनिट है, पहली यूनिट है नाटक की अवधारणा और परिचय, और नाटक की अवधारणा, उसके तत्व, आवश्यक महत्व। उसके बाद नाटक के प्रकार, नाटक को सफल बनाने हेतु उपाय, और नाटक की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, नाटक और शिक्षा का अधिगम संबंध। उसके अलावा यूनिट 2 की बात करते हैं तो संगीत की अवधारणा और उसका परिचय हो गया। इसके अलावा संगीत कला की आवश्यकता का महत्व, भारतीय संगीत में प्रकार, वाद्य यंत्र का महत्व और मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र। तो ये यूनिट 2 हो गई, ये यूनिट फर्स्ट हो गई। और यूनिट 3 की बात करते हैं शिक्षा में कला और ललित कला का उद्देश्य, कला के अर्थ को परिभाषित कीजिए, और इसके अलावा कला और कला के वर्गीकरण की बात करते हैं। उसके बाद यूनिट इसी में आता है ललित कला परिचय, उसके प्रकार। फिर यूनिट 4 आती है नृत्य का परिचय। तो इस तरह से 4 यूनिट होती हैं और 4 यूनिट को हमें पढ़ना है। और इसके अलावा हमें जो गतिविधियां हैं उसके लिए हमें 15 मार्क अलॉट किए गए हैं, जिसमें से रेखाचित्र, तत्काल, छायांकन, रंगोली, मेहंदी, इन सब चीज़ों को और पोस्टर मेकिंग भी करना है। इसके अलावा थिएटर में एकाकी, भावविधि, अनुकरण, इन सब चीज़ों पर वर्क करना है। ये जानते हैं नाटक के बारे में। तो नाटक का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी में नाटक का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इस काल में भारतेंदु द्वारा समकालीन नाटकों को लोक चेतना के विकास और नाटकों की रचना, उस समय सामाजिक घटनाओं को अभिव्यक्त करने की इच्छा अवसर मिला। जैसा कि कहा जाता है कि हिंदी के व्यावसायिक साहित्यिक रंगमंच का निर्माण श्री गणेश आहगासन और अमानत लखनवी के इंदर द्वारा निरूपित किया जाता है। और इंदर सभा द्वारा रंगमंची कृति नहीं थी। इसके बाद सामियाने में नीचे खुला स्टेज आता था, नौटंकी की तरह सीन और दर्शक बैठे रहते थे, और एक तख्त के में राजा। और जैसे नाटक की बात करें तो नाटक ऐसे एक स्टेज होता है, उसके नीचे दर्शक बैठे रहते हैं और ऊपर नाटक दिखाया जाता है। तो नाटक के बारे में जानते हैं। तो नाटक के समृद्धि और अवांछित परंपरा के मध्य युग का ह्रास हो चुका था, और भारतीय इतिहास में यह समय था जब शताब्दियों के सुख समृद्धि का अवश्य उपयोग करने के कारण अन्य उपयोगी कारणों के कारण राष्ट्र निर्माण और रूढ़िप्रियता अंकुरित होने लगी थी। ऐसे समय में मुसलमानों के आक्रमण होने के कारण प्रारंभ हो गए थे, जिससे भारतीय जीवन अव्यवस्थित और अशांति से परिपूर्ण हो गया था। भारत पर शासन करके उसके धर्म, सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे। फलतः इस अशांति और राजनीति की व्यवस्था के युग में ललित कलाओं का विकास रुक गया था। आगे चलकर आधुनिक कला की इस परिस्थिति को प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, और जिसे नाटक के सामने विशेष रूप से जीवन मरण की समस्या आ खड़ी हो गई थी। तो नाटक के बारे में पहला पैराग्राफ था। अब आते हैं दूसरे पैराग्राफ पर, पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में जब भारत में अंग्रेजों ने अपना प्रमुख जमाना प्रारंभ किया, वहाँ मनोरंजन के लिए यूरोपीय साधनों में थिएटर में खुले और अंग्रेजी रंगमंची प्रभाव का विकास होने से भारतीय नाट्य साहित्य में एक नवीन दिशा प्राप्त हुई। उसके बाद नाटक की अवधारणा के बारे में बात करते हैं। तो नाटक की अवधारणा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र एक युग प्रवर्तक नाटक थे। उन्होंने न केवल तत्कालीन नाटक लेखन को प्रभावित करने का वरन रंगमंचीय गतिविधियों से सक्रिय योगदान दिया। समवर्ती लेखकों के नाटकों के बारे में करते समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य साहित्य को व्यवहारिक रूप से ग्रहण करने के अतिरिक्त नाटक को सैद्धांतिक प्रतीक्षा भी की, मान्यताओं के आधार पर, क्योंकि उनके पूर्व हिंदी में कोई नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ उपलब्ध नहीं था। नाटक शीर्ष निबंध हिंदी में नाटक के सैद्धांतिक विवेचन की दृष्टि से प्रथम और मौलिक प्रयास था। हिंदी में नाटककारों में इसके महत्व को स्वीकार किया गया था। अब आइए बात करते हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने नाटक के संदर्भ में क्या कहा। तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने लिखा है कि भारतेंदु न तो प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों को ज्यों को त्यों ग्रहण किया
और न पाश्चात्य नाटक शास्त्रों को अत्याधुनिकीकरण किया। काल और परिस्थिति के अनुसार सभ्यजनों को परिवर्तित रुचि देखते हुए नाट्य पद्धतियों को समन्वय और व्यवस्थित स्थापित किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य की आस्था, नाट्योजन और रूप सल आदि की भेद को विशेष सामान्य रूप से चर्चा की। नाटक का स्वरूप क्या होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। नाटक का स्वरूप, नाटक के स्वरूप के अंतर्गत नाटक को परिभाषित करने के अतिरिक्त कुछ नियम निर्धारित किए गए। नाटक को शब्द व्याख्या इस प्रकार की गई। नाटक शब्द का अर्थ है नट लोगों द्वारा क्रिया विधि के प्रभाव से किसी वस्तु के स्वरूप करने और दृष्टि रोचन के फिरने को। नाटक के पात्र रणादिक स्वरूप को धारण करते थे और वेश विन्यास के स्वीकार कार्य करते हुए फिरते थे। नाटक के संबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र का मानना है कि अभिनेता अभिनय में जिस प्रकार कार्य प्रस्तुत करते हैं उसी को नाटक कहते हैं। नट की क्रिया होने के कारण नाटक की सार्थकता करते हैं। नट की क्रिया का आशय अभिनय होता है। दृश्य काव्य की संज्ञा परक और रूपकों की पहचान हुई इस रूपक पात्र को नाटक कहते हैं। और नाटक के तत्व की बात करें तो नाटक के तत्व संबंध भारतेंदु ने निम्नलिखित तत्वों पर विचार किया। कथा वस्तु के भेद और कथा वस्तु का विभाजन। तो कथा वस्तु की पूर्ववध होनी चाहिए, जबकि अंतिम अंक पढ़े न केवल न देखे न प्रकट हो कि खेल कैसे समाप्त हुआ। और कथा वस्तु के दो भागों में विभाजित किया गया, आधिकारिक वस्तु और प्रशंसक वस्तु। नाटकों को एक विभाग को एक अंक कहते हैं और वर्णित नायिका के पात्र के चरित्र के आचार और व्यवहार को दिखाया जाता है। पात्र का चरित्र चित्रण। भारतेंदु जी ने नाटक और नाटिकाओं में विदुषों के मुख्य पात्रों के संबंध में विचारों को उन्हें नाटकीय पात्रों के विषय में विचार व्यक्त किया। नाटक शास्त्रों में नाटक और नाट्य शैली क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद नाटक के भेद क्या होते हैं। तो नाटक के भेद जैसे कि आंगिक वेद, वाचिक वेद, आहार वेद, सात्विक वेद। तो अंगों को संचालन में अभिनय द्वारा देह और संबंधित मुद्राओं को अनुरूप बनाया जाता है। उसके अलावा अंतर्गत वातानुकूलित भाषा स्वरों के तो नाटक की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। तो नाटक की आवश्यकता, तो आचार्य भरतमुनि ने नाटक की गहनता को संकेत करते हुए बताया कि जिस प्रकार व्यक्ति नाटक को न देखा तो उसी प्रकार व्यक्ति जन्म व्यर्थ है। ऐसा वाक्य निरर्थक है जो नाटक के स्वरूप को प्रस्तुत न किया गया। तो आचार्य भरतमुनि के अनुसार नाटक को इस तरह से संदर्भित किया गया है। नाटक द्वारा संवादात्मक शैली का परिचय मिलता है और इस प्रकार मौखिक भाषा का प्रकाशन की क्षमता का विकास होता है। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अन्य विधाओं की उपेक्षा इन ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करने का इसका प्रभाव और मानव पटल पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। उसके अलावा अशिक्षित मनुष्य को किसी भी विषय का नाटक सहायतापूर्वक सफलतापूर्वक समझा सकता है। उसके अलावा अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने का नाटक का एक स्वस्थ साधन है। उसके अलावा नाटक के द्वारा प्रकृति के व्यवहार के विभिन्न प्रकार के आदर्श चरित्रों का अध्यापन सहज रूप से किया जा सकता है। नाटक के प्रकार कितने होते हैं। नाटक के प्रकार बहुअंकी नाटक और एकांकी नाटक और नुक्कड़ नाटक और अनुरचित नाटक। तो आइए बात करते हैं एक एक वन बाई वन। तो बहुअंकी नाटक क्या होता है। इस प्रकार के नाटक कथा वस्तु जीवन में विस्तृत रूप से संबंधित होते हैं। कथा वस्तु के अनेक अंकों और उद्देश्यों को धीरे धीरे होती है। इसमें बहुअंकी नाटक कहते हैं। जैसे इस बहुअंकी नाटक का मतलब होता है कि बार बार जैसे थिएटर या नाटक में हम जाते हैं तो बार बार पर्दा आता है हटता है, जैसे तो उसमें बहुत बार मतलब नाटक के सीन आते हैं, फिर पात्र चले जाते हैं, फिर दूसरी बार पात्र आते हैं। तो इस तरह से बार बार होता है, यानी कई अंकों में नाटक होता है माने, तो उसको बहुअंकी नाटक कहते हैं ना। और विभिन्न पात्रों के चरित्र चित्रण का अवसर मिलता है और बहुत सारे पात्रों को इसमें समय मिल जाता है करने के लिए। वहीं एकांकी की बात करें तो एकांकी शब्द का अर्थ है एक अंक वाला, मतलब एक बार आना। इसके संस्कृत को व्यायोग, भास, प्रहसन, वीथी, वाटिका, गोष्ठी, नाटक, रासक, उल्लेख, काव्य प्रकरणिका, हल्लोस, मणिका, अंक आदि एकांकी नाटक के प्रकार हैं। एकांकी के विभिन्न रूप और वर्तमान में एकांकी के पश्चात एकांकी की देन है।
हिंदी में एकांकी का विशेष रूप से प्रचलित है। इसे भारतीय नाट्य कला का उतना ही प्रभाव नहीं पड़ता जितना नाट्य कला का। एकांकी एक घटना होती है जिससे नाटकीय कौशल को कौतूहल का संचय करते हुए सीमा पहुंचाते हैं। इसे कोई प्रशासन प्रभाव नहीं है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि एकांकी अंक को नाटक रचना करते हैं जिसे जीवन की समस्या और परिस्थितियों को प्रभावपूर्ण चित्रण और अभिनय के रूप में प्रस्तुत की जाती है। आंसू आसुरचित नाटक यानी आसुरचित नाटकों का अपना महत्व है। यह आंसू का शाब्दिक अर्थ है तत्काल या शीघ्र। जैसे हम कहते हैं कि आंसू कवि यानी जो तुरंत इंस्टेंट तुरंत उसी समय डिसीजन लेके अपना जो कवि गाना गाता है उसे आंसू कवि कहते हैं। वैसे ही आंसू रचित नाटक वैसे मतलब तत्काल शीघ्र ही देख के तुरंत डिसीजन लेके नाटक कर देता है उसे आंसू रचित नाटक कहते हैं। इस नाटक का तात्पर्य अद्भुत आवश्यक तुरंत हो जाता है क्योंकि पूर्ति के लिए मंच पर बिना किसी पूर्व लेखन और पूर्व तैयारी के प्रस्तुत किया जाता है। यानी इससे पहले इसको करने से पहले कोई तैयारी नहीं की जाती, ये तुरंत उसी समय इंस्टेंट कर दिया जाता है। इस मंच में निर्देशक और पात्रों की समझ स्पष्ट कथानक होती है। इस कथानक की प्रस्तुति के अनुभव के आधार पर मंच कलाकार इस ढंग से करते हैं श्रोता और दर्शकों को रोकने लगे। प्रभावी प्रस्तुति में इस नाटक की सफलता की कसौटी होती है। इस संवाद योजना के विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि संवाद की नाटक के प्राण होते हैं। जहाँ तक इसकी उपयोगिता अवसर का प्रश्न है, इस मंच की आवश्यकता पर निर्भर करता है। आज के व्यस्त क्षणों में मंच कलाकारों के पास इतना समय नहीं होता कि वो दर्शकों की मांग पर किसी नए नाटक की तैयारी अलग समय में कर सकें। मंच कलाकार आवश्यक होने के लिए आंसू कवि नाटकों को प्रस्तुत करके दर्शकों को मंच से बांध कर रख सकने में सफल हो जाते हैं। नुक्कड़ नाटक और नुक्कड़ नाटक आजकल के नुक्कड़ नाटक का पर्याय चर्चित है। समाज की बहुचर्चित समस्याओं को आधार मानकर ऐसे नाटकों सृजन और मंचन होता है। ऐसे जनमानस को परिचित कराने के लिए, समस्याओं को समाधान और संकेत करने के लिए प्रभावी माध्यम है। इस प्रकार के तैयार नाटकों की प्रस्तुति के लिए कोई अस्थायी रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती। रंगमंच के विकास के पूर्व समाज की कई सूचनाओं को प्रसार के लिए नवाचार या परिस्थिति से समाज से अवगत कराने और कभी कभी मनोरंजन के रूप में भी नुक्कड़ नाटक का प्रचलन रहा है। नुक्कड़ नाटक जैसी इसके नाम से यह स्पष्ट होता है कि किसी मोहल्ला, नुक्कड़ आदि पर प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए अधिक व्यस्त स्थानों को चुना जाता है तथा स्थान चयन के उपरांत साधारण से मंच पर इसकी प्रस्तुति की जाती है। उसके बाद अच्छा मंच उपलब्ध अच्छा होता है तब नाटक की प्रस्तुति अच्छे ढंग से की जाती है। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समाज में बहुचर्चित समस्याओं जैसे जनसंख्या वृद्धि, दहेज प्रथा, सांप्रदायिक पर्यावरण प्रदूषण, भ्रष्टाचार आदि दुष्परिणामों को समझ प्रस्तुत किया जाता है और समस्याओं के समाधान के लिए इशारा किया जाता है। नाटक को सफल बनाने के उपाय। नाटक को सफल बनाने के लिए नाटक में अश्लील अभद्र दृश्य वाक्य नहीं होने चाहिए। उसके अलावा नाटक को विषय वस्तु शिक्षाप्रद होनी चाहिए जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। एक ही व्यक्ति की भूमिका बदल कर देनी चाहिए। नाटक की तैयारी रंगमंच और सजावट पूर्व में होनी चाहिए। नाटक कम खर्चीला होने के कारण समय सीमा में बाधा होना चाहिए। नाटक का प्रभारी योग्य और सृजनशील होना चाहिए। नाटकों में बालक को उसकी प्रतिभा, योग्यता को, व्यवहार को देखते हुए भूमिका देनी चाहिए। नाटक को सफल बनाने के लिए अंत में पात्रों को पारितोषिक और प्रमाण पत्र देने चाहिए जिससे नाटक में छात्रों की रुचि बढ़ेगी और छात्र अन्य नाटकों के प्रति अभ्यस्त हो जाएंगे। नाटक की विषय वस्तु। तो नाटक की विषय वस्तु होती है कि वीर शहीदों की कथा, रामायण कथाओं, रामायण महाभारत की संबंधित घटनाओं के बारे में, शिवाजी के जीवन के बारे में, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नाटक होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक से संबंधित होना चाहिए। उसके बाद देश संबंधों की गाथाओं से संबंधित नाटक, लोक देवताओं से संबंधित नाटक, समाज में व्याप्त बुराइयों भ्रष्टाचार से संबंधित नाटक, शिक्षाप्रद नाटक मंचन होना चाहिए। नाटक का महत्व। नाटक का महत्व क्या होता है? तो किसी नाटक को बड़े और मनोरंजक प्रभावपूर्ण ढंग से बताया जा सकता है। किसी भी घटना को चाहे तो उसके नाटक को सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। नाटक से बालकों को मानसिक बौद्धिक विकास होता है तथा नाटकों से शिष्टाचार की शिक्षा मिलती है। वही इससे समाज में सहज और उसकी बहुमुखी विकास होता है। नाटक से बालकों को विभिन्न कालीन परिवर्तन किए जाते हैं। नाटकों से चारित्रिक और नैतिक और चारित्रिक नाटकों से अद्भुत योगदान होता है। उसके बाद नाटकों को मंचन करने से सामाजिक महत्व होना जरूरी है। इसके सहयोग से भावना, सामाजिक गुणों का विकास होता है। नाटकों से छात्रों को सामाजिक, राजनीतिक आदि चेतना का विकसित होता है। नाटकों द्वारा छात्रों को इतिहास, भूगोल और संगीत आदि का ज्ञान होता है। नाटक शिक्षा का अधिगम से संबंध। नाटक और शिक्षा का अधिगम मतलब सीखना और सीखने से कैसे संबंधित होता है। सीखना एक अधिगम, सीखना एक प्रक्रिया है। सीखने से जीवन से मृत्यु पर्यंत तक अनुभव और
इस प्रशिक्षणों के समावेश से होती है, जिससे सीखना व्यवहारगत परिवर्तन होता है। इसके कोई परिवर्तन को सिखाना अधिगम कहते हैं। अधिगम के नाटक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक होते हैं। कुछ बच्चे सिखाना यदि शिक्षकों को प्रत्यक्ष रूप से नाटक के द्वारा विषय वस्तु को प्रस्तुत करें तो उसे प्रकरण को आधारित नाटक व्यूह रचना बनाकर छात्रों के प्रति रुचि देखते हुए उत्पन्न भाव को आत्मसात कर लेंगे, जिससे अधिगम प्रभावित होता है। उदाहरण के देखें तो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने के लिए हम गली मोहल्लों में उस समस्या को छुटकारा पाने के लिए जनमानस प्रमुख और नुक्कड़ नाटकों का प्रयोग करके समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। इस तरह समस्याओं को और पुस्तकों को पढ़कर दूर करने और समस्या को प्रत्यक्ष चित्रण होता है और दुष्परिणामों को देखकर उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। नाटक शिक्षा के अधिगमन के और व्यवहार के सभी ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक ये तीनों चीज़ों को आवश्यक परिवर्तन ला देते हैं। नाटक की एक विशेष उत्कृष्ट साधन है। अध्यापक बच्चों को अपनापन स्थापित करने के लिए उनके आंतरिक विचारों और भावनाओं को समझने में सहायता देता है। शिक्षक और छात्रों के बीच सभी क्रियाओं को सहायक करता है। नाटक के अंतर्गत सभी प्रकार के पात्रों को और बच्चों को स्वस्थ और अवसर मिलता है और दुष्ट पात्रों की भूमिका निभाना उपयोगी हो जाता है तथा बच्चों को आक्रामकता, घृणा, वांछनीय भावनाओं का आविर्भाव होता है, यानी आविर्भाव का मतलब उत्पत्ति होती है। इसे रहने से पैदा हुए घुटन और हानिकारक होती है। बच्चों को इस क्रीड़ा के अक्सर दुर्भाग्यपूर्ण घरेलू परिस्थितियों तथा अन्य कारणों का आभास मिल जाता है कि उनको दूर करने का प्रयास करने में तत्पर हो जाते हैं, जिससे उसका अधिगम व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। विद्यालय में नाटक का अभ्यास शून्य कालांश, प्रार्थना, समाज मध्यावकाश आदि में किया जा सकता है। विद्यालय के समय समाप्त होने के पश्चात रुककर भी अभ्यास किया जा सकता है। शिक्षा का दायित्व व्यक्तिगत विकास करना है। कलाएं सुजनकृत विधि से पढ़ाई जाएं, वे व्यक्ति विकास में सहायक हो जाती हैं। स्वयं करके सीखने और जानने के लिए भावनाएं विकास की जाती हैं। उसके अलावा हम संस्कृत और हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, हिंदू आदि क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य के समृद्ध है और इसका ज्ञान विभिन्न भाषाओं के साहित्य के लिए मूल और अनुवादिक नाटकों मंचन के द्वारा पढ़ने में हो सकता है। नाटक मंचन से वस्त्र सज्जा रूप में केश सज्जा, आभूषण, संवाद शैली, आवांगिक अभिव्यंजन आदि के माध्यम से नाटक कलात्मक पक्ष के रूप में विशेष रूप से समझा जाता है तथा इसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार नाटक शिक्षा केवल मनोरंजन साधन ही नहीं, छात्र को सीखने के लिए नवीन अवसर भी प्रदान करते हैं। अब आइए दूसरे चैप्टर पर बात करते हैं कि संगीत कला और जैसे नाटक में, हिंदी नाटक में ढाई अक्षर प्रेम का कवि कुल गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की लघु कथा पर आधारित है और इसमें अलग अलग बच्चों को अलग अलग नाटक का पात्र दिया जाता है, जिससे उन्हें सीखने और अधिगमन करने की कैपेसिटी और सीखने की क्षमता अधिक होती है। वैसे ही नाटक का मंचन करने के लिए ऐसे अलग अलग पोशाक, वेशभूषा तथा अलग अलग रोल दिए जाते हैं, जिससे उन्हें सीखने और समझने की परख ज़्यादा होती है और जिनसे उनका विकास ज़्यादा होता है। अब चैप्टर 2 संगीत और वाद्य यंत्र की बात करेंगे। तो संगीत के बारे में बात करते हैं। तो संगीत रत्नाकर और संगीत के विषय में कहा जाता है कि गीत वाद्य और नृत्यम संगीतमुच्यते। और संगीत के बारे में ये वाक्य कहा जाता है, अर्थात गीत, वादन और नृत्य, इन तीनों चीज़ों के समुच्चय के रूप में संगीत, भारतीय संगीत का अध्ययन करने आभास होता है। इन तीनों की गति से ही प्रधानता रहती है और वाद्य यंत्रों और नृत्य गीतों का अनुगामी होते हैं। सम्यक प्रकारेण यत्र गीयते तत्सगीतम, यानी अर्थात सम्यक प्रकार से जिसे गाया जा सके वह संगीत है। संगीत वह ललित कला है जिसके स्वर और लय के द्वारा हम अपने भाव को प्रकट करते हैं। संगीत कला की श्रेणी में 5 कलाएं होती हैं: संगीत, कविता, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, और मानव भावनाओं को व्यक्त करते रहते हैं, परंतु प्रत्येक में इसकी माध्यम बदल जाता है। यदि रंग, पेंसिल, कागज आदि के भाव को व्यक्त करें तो चित्रकला को व्यक्त करें। इस प्रकार यदि स्वर, लय आदि द्वारा अपने भाव को प्रकट करें तो संगीत रचना होती है। संगीत कलाएं संगीत के सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार संगीत से समस्त कलाओं में सर्वश्रेष्ठ होती हैं। संगीत के संबंध में देवी देवताओं को भी जोड़ा जाता है। जन्म, प्रसाद और सर्वप्रथम ब्रह्म
ब्रह्मा ने सरस्वती देवी को सरस्वती के नारद को संगीत की शिक्षा दी थी। इसके बाद नारद ने भरत को और भरत ने नाट्यशास्त्र के द्वारा जनसाधारण को संगीत का प्रचार किया। चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में सामवेद में संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। सामवेद में उन वैदिक गुणों को संग्रह मात्र योग्य हैं। संगीत के अद्भुत कला और बहुधा सर्वविदित है। इस विलक्षण कला के विश्लेषण करने के लिए हमें यह जानना अति आवश्यक है कि कला क्या है, इसकी परिभाषा के स्वरूप क्या है, इसके बारे में विचार करें। तो कला मानव जीवन की उपज है। मनुष्य के उपचारात्मक प्रवृत्ति को स्वाभाविक जीवन उपयोगी अवकाश प्राप्त संगठनपूर्ण लाभ उठाकर इसे मानव जीवन में सुख सुविधा को बढ़ाता था। आदिकाल में जब मनुष्य इस यात्रा में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की, परंतु इसके बाद ही उसके अंदर उत्कृष्ट सौंदर्य चेतना का विकास हुआ। भौतिक आवश्यकताओं के ऊपर उठकर उसने मन और संस्कृति को मूल लक्ष्य बनाया। जैसे मनमोहक खाद्य पदार्थ, सुगंधित द्रव्यों का आविष्कार, रंगोली की कला, चित्रकला, मूर्तिकला, ललित कलाओं का विकास के अंतर्गत आने वाली विभिन्न दिशाओं से भी अलौकिक सफलता प्राप्त हुई। इन सभी दृष्टिकोण से यह ज्ञात होता है कि कर्म कुशलता